हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का पार्ट नंबर 2। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं, CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप लोग नीट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। इन वीडियोज के अंदर मैं डिटेल में सबसे पहले थ्योरी को कवर करूंगा, उसके बाद हम MCQs भी सॉल्व करेंगे और PYQs को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको हमने क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने ये जाना कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म का जो नेचर है वो यूकैरियोटिक भी हो सकता है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। क्योंकि जनरली 10+2 लेवल पर हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि प्लांट में हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, जबकि देखो प्लांट में तो देखने को मिलता ही है, बल्कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं वो भी जो है शो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, वो भी जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमारे माइंड में चीज़ें ब्रॉडली कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके 2 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप में कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक नेचर का हो, वो लाइट को कैप्चर करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उस दौरान वहां पर वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है जी। फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है जिससे कि वाटर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एनर्जी भी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है सेकंड स्टेप में, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करते हो, उसे फिक्स करते हो। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, जरूरी थोड़ी है कि ग्लूकोज ही बने, लेकिन जनरली हम लोग यही मेंशन करते हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर यानी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन कर सकते हो, इनसे रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बस आपको लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ड्यूरिंग जो लाइट होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी अगर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाए तो पहली बात, फोटोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन कब परफॉर्म होती है? लाइट की प्रेजेंटेशन में। अब इस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, इस लाइट को कैप्चर कौन करता है? तो प्लांट के अंदर या जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो जो है लाइट को कैप्चर करते हैं, उन्हीं को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। द सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस सोलर एनर्जी को कैप्चर कौन करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। और डिफरेंट टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि लाइट को विजिबल रीजन या इंफ्रारेड रीजन से एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहां पर आपने पहली बार शायद फर्स्ट टाइम ये सुना होगा कि इंफ्रारेड रीजन में भी क्या ये करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या है कि अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि विजिबल रीजन से ही जो है एब्जॉर्ब करते हैं, बट यहां पर आपको चीजों को ब्रॉडली कवर करना होगा। ये जो पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इन इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक हम जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ते आए हैं वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं, यानी रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बट ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर सिर्फ हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं कर सकते। यहां पर एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर किस तरह के पिगमेंट्स हैं उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। तो यहां पर देखो, जो पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मली विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो नहीं करते, वो इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो करता है। तो चीजों को थोड़ा ब्रॉडली हमें कवर करना होगा।
तो फाइनली स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेस पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। अब देखो, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा हो या फिर इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा हो, उसे ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी है पोरफायरिन डेरिवेटिव और दूसरी कैटेगरी है कैरोटीनॉइड्स। अब यहां पर आपको यह चीज ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो पोरफायरिन डेराइव्ड होते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हमें देखने को मिलती है वो है कैरोटीनॉइड्स की, राइट। अगर हम बात करें पोरफायरिन डेरिवेटिव की, तो इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो क्लोरोफिल, दूसरा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये भी पोरफायरिन डेरिवेटिव है, और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है वो भी पोरफायरिन डेराइव्ड होता है, राइट। इसके बाद ये जो फाइकोबिलिन्स होता है ये भी पोरफायरिन जो है डेराइव्ड होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पोरफायरिन डेराइव्ड होता है तो या तो वो क्लोरोफिल होगा या बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा या फाइकोबिलिन्स होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्या बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होगा वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, जो क्लोरोफिल होगा क्या वो प्लांट में प्रेजेंट होगा? तो देखो, ये बिल्कुल सही डिफाइन करने का तरीका नहीं है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बारे में आपको ये समझना होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो कि एक तरीके से एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। आपका क्वेश्चन होगा कि एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जबकि एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, ये स्टूडेंट्स एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है और इसके अंदर मौजूद होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जबकि अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो वो तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक बड़ा और मेन डिफरेंस है। आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यूं तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो कि पोरफायरिन डेराइव्ड होती है वो है फाइकोबिलिन्स, राइट। अब यहां पर स्टूडेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसको थोड़ा हम ब्रॉडली और भी अच्छे से कवर करते हैं। जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, नंबर सेकंड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, नंबर थर्ड फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होता है। यानी स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फाइकोबिलिन्स दिखाई दिया तो तुरंत आप समझ जाओगे कि भाई ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट है वो फाइकोबिलिन्स है या क्लोरोफिल है या कैरोटीनॉइड्स होता है। इसके बाद स्टूडेंट जो नंबर सेकंड कैटेगरी है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो परफॉर्म करते हैं लेकिन उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है। यानी कैरोटीनॉइड्स आप देखेंगे तो ये दोनों में प्रेजेंट है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है और एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोफिल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। बारीकी से एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। पहली बात तो क्लोरोफिल जो होता है वो जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। इससे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा, कोई ऐसा जीव देखा जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है,
तो इससे आप एक बात तो समझ जाएंगे कि भाई ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। दूसरे आप ये भी डिटेक्ट कर लेंगे कि ये जो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं इसके बारे में। तो ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल बेसिस पर भी हम समझेंगे कि कहाँ पर ये जो नेचर है क्लोरोफिल ए का वो बी से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, इसके बाद दीज पिगमेंट्स आर लिपिड सोल्यूबल। ये जो पिगमेंट्स है, जो क्लोरोफिल है, ये जो है लिपिड सोल्यूबल होते हैं। नंबर 4 पॉइंट, एब्जॉर्ब लाइट मोस्ट स्ट्रांगली इन ब्लू एंड रेड रीजन, राइट, बट पुअरली इन ग्रीन पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है वहां से बहुत ही कम ये लाइट बहुत पुअरली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, लेकिन ब्लू और जो रेड रीजन होता है वहां पर इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। आगे चल करके और भी डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं फोटोसिंथेसिस के और भी पार्ट डिस्कस करूंगा वहां पर चीजों को बहुत ही डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। देखो, लाइफ साइंस के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सारे इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, उसे माइंड में रिटेन करना लंबे समय तक वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करो जितनी भी बेसिक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में रिटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्लोरीन और पोरफायरिन डेराइव्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है वो जो है टेट्रा आइसोप्रीनोइड अल्कोहल, या जिसे आप फाइटोल कहते हैं, वो उस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो यानी दो कंपोनेंट है, एक तो ये जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर, ये क्लोरीन और पोरफायरिन डेराइव्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा यहां से, ठीक है, ये यहां से ये जो पूरी की पूरी आपको हाइड्रोकार्बन चेन दिखाई पड़ रही है, टेट्रा आइसोप्रोनोइड अल्कोहल इसे कहा जाता है, या फिर इसे फाइटोल साइड चेन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर 10+2 लेवल से पढ़ते आए हैं, इसी तरह से हम पढ़ते आए हैं। और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, फर्स्ट कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं, अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्लोरीन और पोरफायरिन दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ये क्लोरीन डेराइव्ड भी हो सकता है और पोरफायरिन डेराइव्ड भी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर इमीडिएटली कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लोरीन डेराइव्ड और पोरफायरिन डेराइव्ड में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल क्लोरीन डेराइव्ड है तो उसमें क्या डिफरेंस है, और पोरफायरिन डेराइव्ड है तो उसमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। अगर क्लोरीन डेराइव्ड हुआ तो उसमें आप देखेंगे 3 तो पायरोल रिंग हमें देखने को मिलेगी। ये है, देखो, पायरोल रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लोरीन के अंदर हम देखते हैं 3 आपको पायरोल रिंग दिखाई पड़ती है और 1 आपको पायरोलाइन रिंग दिखाई देखने को मिलती है। और ऐसा हमें कहां पर देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, इसमें हम देखने को मिलता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये पायरोल रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये भी पायरोल रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पायरोलाइन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चौथी स्ट्रक्चर पायरोल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से इसे हम टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होता है इसमें एक और रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। इसमें कीटोन ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक रिंग और है, यानी कि एक तरीके से ये 5 रिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 5 रिंग स्ट्रक्चर है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें पोरफायरिन डेराइव्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग। उसमें टोटल चारों के चारों जो रिंग है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो रिंग होगी वो पायरोल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, पोरफायरिन में टोटल 4 पायरोल होंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे क्लोरीन डेराइव्ड स्ट्रक्चर की तो वहां पर 3 पायरोल होंगे और 1 होगा पायरोलाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्लोरोफिल सी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर आप क्लोरोफिल सी की स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है आपको 4 पायरोल रिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पायरोल और पायरोलाइन में डिफरेंस क्या होता है। एक तो ये दोनों के दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब कि कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन भी हम यहां पर मेंशन करते हैं, जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यहां पर हमें नाइट्रोजन दिख गया, यानी कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन ना होता तो हम कह सकते हैं कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट नाइट्रोजन यहां पर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक स्ट्रक्चर रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, ये जो है 5 मेंबर्ड रिंग है, ये पायरोल है, ये पायरोलाइन है। और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो बॉन्ड का है। आप देखेंगे पायरोल में 2 डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, पायरोलाइन में आप देखेंगे यहां पर 1 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है उसके टोटल 2 कंपोनेंट है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर आप देखें, ये यहाँ तक ये जो है एक कंपोनेंट हो जाता है। बाकी नीचे अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर H आ जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तब इस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन चेन को आप क्या बोलेंगे? टेट्रा आइसोप्रोनोइड अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये जो है 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर आप देखेंगे टोटल इस फाइटोल चेन में, तो टोटल ये जो है 4 आइसोप्रीन यूनिट्स का बना होता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा आइसोप्रोनोइड अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल ब्रांचिंग देखने को मिलती है। टोटल कार्बन की संख्या यहाँ पर 20 है, यानी 20 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक डबल बॉन्ड है, बाकी पूरे में आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, यानी इस पूरे ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। और ये जो है फाइटोल चेन अपने फर्स्ट मॉलिक्यूल से कैसे लिंक है? एस्टर बॉन्ड के द्वारा लिंक है। एस्टर बॉन्ड कैसे बना? देखो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है। तो हमने देखा कि ये दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है क्लोरोफिल के, आपस में किससे कनेक्ट है? एस्टर बॉन्ड से कनेक्ट है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अगर मैं ऊपर वाले कंपाउंड के बारे में डिस्कस करूं तो ये एक टेट्रा पायरोल कंपाउंड है। 1 2 3 4 आपको पायरोल रिंग दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये जो है पायरोलाइन है। एक बात यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, क्योंकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैंने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, ये जो है क्लोरीन डेराइव्ड होता है, जबकि क्लोरोफिल सी जो होता है ये पोरफायरिन डेराइव्ड होता है। तो इससे आप लोग बेसिक डिफरेंस अपने आप जो है इसको समझ लेना। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। हमने देखा स्टूडेंट्स की एक रिंग और भी यहां पर प्रेजेंट रहती है। 1 2 3 4 के अलावा एक रिंग और भी है, यानी कि ये 5 रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, 5वीं जो रिंग है उसका नाम है साइक्लोपेंटेनोन रिंग, और सेंटर में यहां पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। ये जो मैग्नीशियम आयन है ये जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है। ये जो मैंने एरो से शो किया है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, ये टेट्रा पायरोल कंपाउंड होता है। हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट हमें जो है सिंगल डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, यानी बहुत ही हाईली कॉन्जुगेटिव सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद ये जो आपको पायरोल दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये जो है मिथीन लिंकेज के द्वारा आपस में कनेक्टेड है और एक पूरी की पूरी रिंग स्ट्रक्चर बना रही है। इस पूरे होल रिंग को आप कहते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है सर, क्लोरोफिल सी में क्या डिफरेंस है, डी में क्या डिफरेंस है, तो देखो क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है ये डिपेंड करता है इस आर के नेचर पर। अगर इस R1 के नेचर को, R2 के नेचर को, R3 के नेचर को आप चेंज करते रहेंगे तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का नेचर चेंज होता रहेगा। अगर आप देखें, अगर आप ये जो R2 आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तो ये जो है क्लोरोफिल ए कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर CH3 हटा करके यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देता हूँ, CHO ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में। तो बेसिक से डिफरेंस है जो कि आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आप R2 के नेचर को चेंज करोगे, यानी मिथाइल ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल ए, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल बी। ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का पार्ट नंबर 1। आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।